दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ऐसी जिद किस काम की जो अकेला कर दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर रोज नया वीडियो। आज सुबह जब मधु मंदिर गई तो वीणा जी के घर के बाहर भीड़ इकट्ठाती देखकर कुछ अनहोनी की आशंका हुई। कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मधु तो यहाँ बहू है और वीणा आंटी के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं थी। बस इतना पता था कि वीणा आंटी अपने पति परम जी के साथ अकेली इस घर में रहती थी और काफी पूजा पाठ किया करती थी। मधु के घर की पिछली गली में ही उनका घर था। तभी वहाँ शर्मा आंटी भी नजर आई। वह मधु के घर के पास ही रहती है और उन्हें वह अच्छे से जानती भी थी, तो उन्हीं से पूछना उसने ठीक समझा। मधु ने शर्मा आंटी से पूछा, आंटी क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? उन्होंने कहा कि परम अंकल की कल रात दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। सुनकर बहुत दुख हुआ। घर आकर मधु ने अपनी सास सुधा जी और पति रितेश को बताया। दोनों भी सुनकर बहुत दुखी हुए। रितेश भी वीणा जी के घर जाने के लिए निकला ही था कि बाहर पाठक अंकल मिल गए। उन्होंने बताया कि उनके बेटे बहू दोपहर तक आ जाएंगे, उसके बाद ही करिया का सभी कार्य होगा। पहली बार रितेश और मधु को ये पता चला कि उनके बेटे बहू भी थे। वाकई ही सुनकर बहुत हैरानी हुई कि ये लोग बेटे बहू के होते हुए यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हैं, वह भी इस उम्र में। वीणा आंटी की उम्र लगभग 75 के आसपास थी जबकि परम अंकल की उम्र 80 के लगभग थी। मधु ने सीधे यही कहा कि कैसे बेटे बहू इतने बुजुर्ग माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़ रखा है। रितेश ने भी मधु की हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि क्या खुद का कभी बुढ़ापा नहीं आएगा जो माँ बाप को यहाँ इस तरह से छोड़ रखा है। उन दोनों की बातें सुनकर सुधा जी और पाठक अंकल मुस्कुराने लगे। पाठक अंकल ने कहा, बेटा कई बार जो दिखता है वह सच में होता नहीं। रितेश ने कहा, अंकल आप कहना क्या चाहते हो? साफ दिख रहा है कि यहाँ इतने बुजुर्ग माँ बाप अकेले रहते हैं और बेटे बहू का कोई पता ही नहीं, तो गलती किसकी वह तो साफ पता चलता है। हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, पर कई बार इंसान को उसकी जिद अकेला कर देती है, जैसा कि वीणा जी के साथ हुआ। और बेचारे परम जी वह वीणा जी के स्वभाव के कारण अकेले हो गए। तभी सुधा जी ने कहा कि वीणा जी बड़ी जिद्दी स्वभाव की हैं, उन्हें जो करना है वो वही करती हैं, इसके आगे वह किसी की सुनती भी नहीं। वीणा जी कई तरह के नियम कायदे मानती हैं और ये उम्मीद करती हैं कि उनकी बहू वो भी सब माने, जो संभव नहीं। इतनी सी बात पर भला कोई घर छोड़ता है जो इनके बेटे बहू उनको छोड़कर चले गए। रितेश ने कहा, अच्छा चलो तुम लोगों की सोच तो अलग है, यही अच्छा है। मैं फिलहाल तो वीणा जी के पास जा रही हूँ, आकर बात करेंगे, सुधा जी ने कहा। उधर मधु के पेट में ये बात पच नहीं रही थी कि भला नियम कायदे के लिए कोई घर छोड़कर जाता है क्या? नियम कायदे तो हर घर में होते हैं। जब सुधा जी घर वापस आई तब भी मधु ने यही सवाल किया और सुधा जी मुस्कुरा करके रह गई। वह दिन भर में काफी थक गई थी, इसलिए उन्हें उस दिन बात करना ठीक नहीं समझा। दूसरे दिन सुधा जी सुबह 3 बजे उठी और उन्हें मधु को भी जगा दिया और कहा कि जल्दी से नहा लो, मंदिर चलना है। मधु को बहुत अजीब लगा कि इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया गया, पर मम्मी जी ने कहा है
इसलिए इज्जत से वह नहा धोकर तैयार हो गई। फिर दोनों सास बहू मंदिर गए। 4:30 बजे तक जब वे पूजा पाठ के सभी कामों से फ्री हुए, उसके बाद मधु ने कहा, मम्मी चाय बना कर ला दो। तो सुधा जी ने कहा कि पहले पूरा 100 का बर्तन करो, उसके बाद चाय बनाना। मधु को बहुत हैरानी हो रही थी कि सुधा जी ये क्या कह रही है। मधु ने पूरा किचन में 100 का बर्तन किया, उसके बाद जाकर उसने चाय बनाई। तब तक 7 बज चुके थे और रितेश भी जग चुका था और सभी ने चाय पी। पर रितेश और मधु दोनों हैरान थे कि सुधा जी को आखिर हुआ क्या है। सुधा जी ने मधु से कहा कि जाओ जाकर नाश्ता तैयार कर लो। मधु उठी और पहले वॉशरूम में गई। वॉशरूम से आकर वह किचन में जाने लगी तो सुधा जी ने उसे रोक लिया। मधु चुपचाप गेट पर ही खड़ी हो गई। सुधा जी ने कहा कि पहले जाकर नहा कर आओ, उसके बाद रसोई में जाना। मधु ने कहा, मम्मी जी सुबह नहाया तो था। तो सुधा जी ने कहा, तो क्या हुआ, वॉशरूम तो गई थी ना, दोबारा नहा कर आओ, उसके बाद ही नाश्ता तैयार करना। रसोई में पवित्रता होनी चाहिए, पृथ्वी की शुद्धि का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। रितेश ने कहा, मम्मी आप ये क्या बोल रही हो। सुधा जी ने कहा कि तुम्हें हम सास बहू के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और चुपचाप जाकर टीवी के सामने बैठ गई। मधु दोबारा जाकर नहाई और उसके बाद किचन में आकर उसने नाश्ता तैयार किया। जब सबने नाश्ता कर लिया तो रितेश अपने ऑफिस के लिए निकल गया और मधु घर की सफाई करने लगी। तो सुधा जी ने मधु से कहा कि मधु अच्छे से सफाई किया करो, एक जगह पर कम से कम 3 बार पोछा लगाया करो, तब जाकर घर की सफाई होती है। साफ सफाई का ध्यान रखा करो। मधु आज सुधा जी के व्यवहार से बहुत हैरान थी। सुबह से सुधा जी ने उसे बहुत परेशान करके रख दिया था। मधु जितनी बार भी दिन भर में वॉशरूम गई, उतनी ही बार सुधा जी ने उसे नहाने को कहा। पूरे घर में 3-3 बार उसने पोछा लगाया, बर्तनों को बराबर धोया गया। मधु बहुत थक चुकी थी। फिर ऊपर से दोपहर का खाना भी। शाम को जब रितेश घर आया तो मधु की हालत खराब हो चुकी थी और वह रोने लग गई। उसने रितेश से कहा, आज मम्मी जी ने मुझे बहुत परेशान करके रख दिया है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। रितेश सीधे सुधा जी के पास गया और उसने कहा, माँ आखिर आपको हो क्या गया है, ये क्या नियम बना रहे हो। सुधा जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम लोग एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। बेचारी वीणा जी की बहू 1.5 साल तक बर्दाश्त करके गई थी। तभी रितेश और मधु को याद आया कि कल इसी बात को लेकर वे दोनों सुधा जी से बहस कर रहे थे। तब मधु ने कहा कि माँ आज हमको समझ में आ गया, जरूरत से ज्यादा नियम कायदे बनाओगे तो यहाँ तो वो नियम कायदे टूटेंगे, यहाँ आप अकेले रह जाओगे। कई बार खुद की जिद इंसान को अकेला कर देती है। सुधा जी ने कहा कि यदि यही बात मैं तुम लोगों को समझाती तो तुम लोगों को समझ में नहीं आती। जब खुद पर पड़ती है तब इंसान को समझ में आता है कि गलत कौन था। कल तुम दोनों वीणा जी की बहू को ही गलत बताए जा रहे थे, अब समझ में आया। मैंने तो फिर उनके सारे नियम कायदे नहीं बताए तुम लोगों को। बेटा मधु और रितेश ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें तो जाना भी नहीं है कि और कौन कौन से नियम कायदे होते हैं। ऐसा कहकर सभी हंसने लगे।